ओके, चलिए जी, यहाँ से ए आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बचा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करें, ई डिवाइड डिवाइड 2 बाई 1, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करें, तो ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर अपॉन ए इंटू 1 प्लस आर, तो ये हो गया 12 अपॉन 3, 3 4 जार 12, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कट गया, ए से ए कट गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। जब आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई तब दो केसेस बनेंगे, एक फर्स्ट और एक सेकंड। केस फर्स्ट में हम कहेंगे व्हेन आर इज इक्वल टू 2, जब आर 2 है तो जब आर की वैल्यू 2 है तो ए कितना हो जाएगा, a into 1 plus r is equal to 3 from first equation, है ना। और a into r की वैल्यू है 2, तो 1 plus 2 is equal to 3, a into 3 is equal to 3, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर आ गई a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1। मुझे क्या देखा निकालना है, इसको कैलकुलेट क्या करना है, q plus p is to q minus p, तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा q plus p, q plus p अपॉन q minus p, तो Q प्लस पी क्या होगा, Q होगा सी डी और P होगा ए बी, तो सी डी प्लस ए बी अपॉन सी डी माइनस ए बी, सी डी प्लस ए बी ये हो जाएगा Q प्लस P, तो सी डी क्या है, सी डी है ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, ये तो हो गया सी डी प्लस ए बी क्या होगा ए इंटू ए आर, इसी तरह से अपॉन में ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब प्लस सॉरी माइनस ए इंटू ए आर, माइनस ए इंटू ए आर, यहाँ हो गया ए स्क्वायर आर की पावर 5 प्लस ए स्क्वायर आर, डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली ए स्क्वायर आर की पावर 5 माइनस ए स्क्वायर आर, न्यूमरेटर में से भी ए स्क्वायर आर कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा आर की पावर 3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में से भी ए स्क्वायर आर बाहर निकाल लो, क्या बचेगा आर की पावर 3 माइनस 1, ए स्क्वायर आर से ए स्क्वायर आर कैंसिल, आर क्यूब प्लस 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 1, आर की वैल्यू क्या ली है मैंने, आर की वैल्यू ली है 2, आर की वैल्यू है 2, ये आ गया 2 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 का क्यूब माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब क्या हो गया 8 प्लस 1, अरे ये क्यू प्लस पी करना था, तो सी डी ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब ए स्क्वायर आर की पावर 5 प्लस ए स्क्वायर आर, देखो आर बाहर निकाला है, ये फिर से गड़बड़ हुई है, आर बाहर निकाला है तो यहाँ आर की पावर 4 आएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी आर की पावर 4 आएगा, ठीक है, ये ठीक कर दीजिए, तो 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 1,
2 की पावर 4 है 16, 16 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 1, तो 17 अपॉन 15। यही करना था वो, हाँ यही करना था, हो गया। अब इसी तरीके से केस सेकंड लेंगे, तो केस सेकंड में क्या होगा, व्हेन r is equal to -2। केस सेकंड है व्हेन r is equal to -2। जब r की वैल्यू -2 है तो आप ये देखो a की वैल्यू निकालने का कोई फायदा नहीं है, आप निकाल के करोगे या फाइनली मेरे पास यही आएगा r की पावर 4 + 1 अपॉन r की पावर 4 - 1। जब r की वैल्यू -2 लेंगे तो a की वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन फिर वही चीज है कि a स्क्वायर यहाँ कॉमन आ जाएगा ऊपर भी, और a स्क्वायर r नीचे भी कॉमन आ जाएगा, तो a वाली टर्म तो कट ही जानी है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा q + p अपॉन q - p इज इक्वल टू r की पावर 4 + 1 अपॉन r की पावर 4 - 1 -2 की पावर 4 + 1 अपॉन -2 की पावर 4 - 1, मतलब वही 16 + 1 अपॉन 16 - 1। तो केस कुछ भी हो, चाहे r की वैल्यू +2 हो चाहे -2 हो, हमारा q + p अपॉन q - p 17 अपॉन 15 ही आ रहा है। ये प्रूव हो गया, बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा ये हो गया, तो फिर इसके बाद में अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस कॉमन है, मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों बच्चों के लिए कॉमन है स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइंस सभी को करना है। इसके बाद चलिए जी, बताइए इसमें सीक्वेंसेस एंड सीरीज में और तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं मंडे या ट्यूसडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा सीक्वेंसेस एंड सीरीज का, ठीक है? तो मैं आपको टेस्ट पेपर बनाकर भेज दूंगा, एज पर योर कन्वीनियंस आपको सॉल्व करके भेजना है मुझे। सबने सुन लिया? अरे सुन लिया सबने? यस सर। हर्ष मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, वो मेरे ही नेट में दिक्कत है। ओके, चलिए अब मैं ये सारा मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया इधर वाला पोर्शन भी, ये वाला कर लिया? यस सर। मतलब के अलावा कोई बोलता ही नहीं है कि सारे चुप है। यस सर। हाँ ये आदित्य भी बोल देता है कुछ। यस सर। मतलब चलिए ये मिटा रहा हूँ। विकास पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? सही चल रही है सर। अच्छा, चलिए जी नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में सबसे पहले हमें स्टडी करना है स्लोप ऑफ अ लाइन। इट इज known as the tangent of the angle made between positive direction of x-axis and the
given line in anti-clockwise direction, क्या समझ में आता है इससे? स्लोप ऑफ अ लाइन ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये इधर वाई एक्सिस है और इधर है एक्स एक्सिस, ठीक है। और मेरे पास कोई लाइन है, मान लीजिए ऐसे है एक लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन मेरे को दे रखी है, मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी गिवन है, मतलब लाइन सेगमेंट है मेरे पास ए बी, ठीक। तो मैं ये देखूंगा कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है? ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है इधर वाली। ये जो लाइन ए बी है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है, इस एंगल का टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट मतलब tan थीटा, slope is represented by small m। स्लोप को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m क्या हो गया? स्लोप माने स्मॉल m, ये क्या हो गया? tan थीटा, ठीक है। याद रहे कि एंगल हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लेंगे? एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज समझते हैं ना आप सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये तो स्लोप हो गया। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि if two lines नोट वन करके लिखेंगे, if two lines are parallel to each other, then their slopes are equal। If two lines are parallel to each other, then their slopes are equal। अगर कोई दो लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उन दोनों के जो अलग अलग स्लोप्स में निकालूंगा वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब m1 is equal to m2, इन दोनों के स्लोप्स भी इक्वल होंगे। अगर पहली वाली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी वाली लाइन का स्लोप m2 है, तो वो दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे। पहला नोट। दूसरा नोट, if two lines are perpendicular to each other, then m1 into m2 is equal to -1। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम ये बोलेंगे उन दोनों लाइंस के जो स्लोप हैं, मान लीजिए पहली लाइन का स्लोप है m1, दूसरी लाइन का स्लोप है m2, तो दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा। m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1, ये होगा, ठीक है। ये कब कंडीशन हो जाएगी? जब दोनों लाइंस आपको दे रखी है और वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। ये हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसके बाद एक और, if a line is passing through, if a line is passing through two points
टू गिवन पॉइंट्स। एक लाइन दो गिवन पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट्स क्या क्या है? x1, y1 एंड x1, y1 एंड x2, y2। अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो हम क्या करेंगे? स्लोप यानी कि m, ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, अगर मान लीजिए मेरे को दो लाइन दे रखी है, लेट देयर बी two lines AB and CD। AB एंड CD, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा, मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है थीटा, हमसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर दो लाइंस दे रखी हैं तो मान लीजिए एक लाइन दे रखी है AB, एक लाइन दे रखी है CD। हो सकता है आप AB के स्लोप को m1 मान लो और CD के स्लोप को m2 मान लो, हो सकता है मैं AB के स्लोप को m2 मान लूं और CD के स्लोप को m1 मान लूं, ठीक? तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, देखिए 1 प्लस m1 m2 तो m1 और m2 इंटरचेंज होगा, डिनोमिनेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन न्यूमरेटर में m2 माइनस m1 करने से क्या हो जाएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क पड़ जाएगा। तो मुझे नेगेटिव में लेना ही नहीं है एंगल, क्योंकि मुझे एंगल जो लेना है वो हमेशा मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करूंगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी एंगल मेजर करा जाता है तो वो पॉजिटिव होता है। खैर ये लंबी कहानी आप छोड़िए, आप सीधा सीधा ये देखिए कि मुझे अगर दो लाइंस दे रखी हैं तो उन दो लाइंस की कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी, आइदर उनका एंगल दे रखा होगा कि वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, मान लो पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों के बारे में बता रखा है कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो वो एंगल बनाती है उनका अगर मैं टेंजेंट ले लूं, tan थीटा ले लूंगा, तो मेरे पास पहली लाइन का स्लोप भी आ जाएगा और दूसरी लाइन का स्लोप भी आ जाएगा। पहली लाइन के स्लोप को m1 बोलूंगा, दूसरी लाइन के स्लोप को m2 बोलूंगा, और फिर हमने कहा कि वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो आपस में कितना एंगल बना रही हैं? दैट एंगल इज थीटा, और उसका जो टेंजेंट है यानी कि उसका tan थीटा वो ऐसे हुआ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इसका मॉड। अब ये मॉड वाली वैल्यू अगर मान लीजिए करके सॉल्व करके √3 आ जाती है, तो आप जानते हैं tan थीटा के टेबल में √3 कहां पर आता है? 60 डिग्री पर। तो आप बोल दोगे क्लियरली 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द गिवन टू लाइंस। बताइए जी, समझ में आ गया? अगर दो लाइंस हैं, दो लाइंस के अलग अलग स्लोप है मेरे पास, अगर दोनों लाइंस हमको दे रखा है पैरेलल है, तो एक लाइन का स्लोप निकालो, दूसरी का अपने आप निकल जाएगा, दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं इफ लाइंस आर पैरेलल। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ये बोलते हैं। दूसरी होती है अगर एक लाइन का स्लोप गिवन है, दूसरी लाइन का निकालना है और बता रखा है दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर हो जाता है। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी, ठीक? ये होता है पैरेललिज्म, इसको बोलते हैं पैरेललिज्म, पैरेललिज्म, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलैरिटी। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके।
Yes, पैरेललिज्म sir. हो गया और परपेंडिकुलरिटी हो गया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है इसमें ये हो गया। हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए दो पॉइंट्स दे रखे हैं मेरे को x1 y1 और x2 y2। मान लीजिए एक लाइन है ऐसे, ये है P और ये है Q, और यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है बेटा x1, y1, और एक दूसरा पॉइंट दे रखा है x2, y2। तो मुझे इस लाइन का PQ का स्लोप निकालना है, तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो गई हमारे पास सारी कंडीशंस जो उन्होंने शुरुआत में हमको लाइन के बारे में देखना है वो। अच्छा, फिर पेज नंबर 207 पर आ जाइए और एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 207 एग्जांपल नंबर 1। ये सारा आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइंस के। पेज नंबर 207 एग्जांपल नंबर 1। देखिए, इसमें पूछ रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। ए पार्ट है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड -1, 4। ठीक, तो ए पार्ट में एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से होकर गुजर रही है। लाइन को बोल दिया ए और बी। एक पॉइंट है 3, -2 और दूसरा पॉइंट है -1, -4। -1, 4। स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपकी मर्जी है, आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो, या इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्लोप इज अ रेशो, वो आपका सेम आएगा। y2 माइनस y1, मैंने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लिया, तो y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस -2 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब -1 -3। 4 -2 मतलब 4 + 2 कितना हो गया 6 अपॉन -1 -3 कितना हो गया -4। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारा स्लोप आ गया -3/2। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. ठीक है, अगला देखते हैं। ये तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है ना, 3 -2 और हाँ, ये ए और बी तो मैंने लाइन बोल दिया। मैंने बोला कि ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है और उस पे कहीं कोई दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। एक है 3, हाँ, स्लोप तो सेम रहेगी ना, ए और बी के भी होंगे तो। हाँ, ए और बी के भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मेरे को कितने भी पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, कोई भी, चाहे वो ए और बी के ही क्यों ना हो, चाहे बीच में कोई और दो पॉइंट हो, आपको कोई भी दो पॉइंट ले लेने हैं। एक को बोल दो x1 y1, एक को बोल दो x2 y2। ठीक है, तो जो निकालोगे स्लोप वो सेम ही आएगा। समझ गए? Yes. क्लियर है समझ? Yes, sir. शिवांश क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, अगला देखते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड 7, -2। तो बी पार्ट में फिर से वही स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी क्या दे रखे हैं पॉइंट्स? पॉइंट्स है मेरे पास 3, -2 एंड 7, -2। तो -2 -2, ये तो हो गया y2 माइनस y1, -2 -2, और x2 माइनस x1 क्या हो गया 7 -3। ऊपर आ गया -2 + 2, ये तो कैंसिल होकर 0 हो गया। नीचे हो गया 4, 0 अपॉन 4 विल बी इक्वल टू 0। इसका स्लोप हो गया 0।
ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड 3, 4। अब पॉइंट्स क्या दे रखे हैं? 3, -2 एंड 3, 4, x1 y1 x2 y2। तो क्या हो गया? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 4 - -2 अपॉन 3 - 3। 3 - 3 0 हो गया। 4 + 2 6 अपॉन 0। एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो स्लोप हो गया नॉट डिफाइंड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ तो ये एक्सिस। नॉट डिफाइंड वाला किसी एक्सिस के पैरेलल होगा ना? लाइन बता दो किसके पैरेलल होगा? y के, क्योंकि y के x पैरेलल वाला होगा। फिक्स है। बिल्कुल, क्योंकि स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा। और स्लोप की हमने डेफिनेशन बताई कि लाइन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बनाती है? अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल 90 डिग्री बना देती है, ठीक है, मान लीजिए लाइन हमारे पास ये है, ये y एक्सिस है, ठीक, और ये लाइन को मैंने बोल दिया a और b, तो बीच में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे tan थीटा क्या होगा? tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मतलब हमारा जो इंक्लिनेशन है, एंगल जो है थीटा, वो 90 डिग्री है। जीरो का मतलब हमारा जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल है, वो 0 डिग्री है, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अब इसी तरीके से अगला एंगल वाला दे रखा है, एग्जांपल 1 का ही जो डी पार्ट है वो एंगल वाला दे रखा है। क्या है? मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो डी पार्ट में है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि थीटा है 60 डिग्री, तो स्लोप कितना हो गया? tan 60 डिग्री, मतलब √3। बताइए जी, पहला क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया होगा, आसान था। यस सर, आ गया। Yes, sir. ठीक है जी, अब जरा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं पेज नंबर 209 पर, एग्जांपल नंबर 2। पेज नंबर 209, एग्जांपल नंबर 2, इसमें है if the angle between two lines, if the angle between two lines is pi by 4 and slope of one of the lines is 1 by 2, find the slope of the other line if the angle between two lines is pi by 4। देखिए, एक लाइन ये दे दी मेरे को, इस लाइन को बोल दो L, एक लाइन ये दे दी है, इस लाइन को बोल दीजिए M, बल्कि L और M मत बोलो, P और Q बोल दीजिए। ये लाइन है P, ये लाइन है Q। जो लाइन P है, इस P का and the slope of one of these lines, मान लीजिए P का स्लोप मेरे को दे रखा है M1, ये दे रखा है मेरे को 1/2 दे रखा है। if the slope of one of the lines is 1/2 and the angle between the two lines is pi by 4, P और Q के बीच में जो एंगल है वो दे रखा है पाई बाई 4। तो मुझे Q का स्लोप यानी कि M2 निकालना है। We know that angle between two lines is tan theta is equal to modulus M2 minus M1 upon 1 plus M1 M2। ठीक है, here दोनों लाइंस की, ये थीटा होगा दो लाइंस के बीच का एंगल, वो दे रखा है पाई बाई 4, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। एक स्लोप मुझे दे रखा 1/2, तो M1 को मान लो 1/2। अब मुझे दूसरा स्लोप यानी कि M2 निकालना है।
ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, tan थीटा मतलब tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m2। tan पाई बाई 4 की वैल्यू है 1, tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री, तो ये हो गया 1 और m2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 2m2 माइनस 1। ये इधर आएगा नहीं, मैं आगे कर रहा हूँ इसको, यहाँ मिटाकर मैं इस तरफ कर रहा हूँ। tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री होता है 1। तो tan 45 डिग्री हो गया 1 इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस 1 इस 1 m2 माइनस 1/2 का एलसीएम हो जाएगा 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन ये हो गया 1 प्लस m2 अपॉन 2। जब इसका एलसीएम लोगे तो 2 प्लस m2 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 प्लस m2 अपॉन 2। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है, कैंसिल आउट हो गया। तो 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2। जब हमारे पास इस तरीके से कोई ना वेरिएबल दे रखा होता है ना अंदर, मॉड के अंदर जब कोई वेरिएबल दे रखा होता है तो मॉड के बाहर हम प्लस या माइनस का फंडा यूज नहीं करते जब कोई वेरिएबल दे रखा होता है। तो जैसे वेरिएबल दे है यहाँ पर m2 और m2 मतलब एक अननोन है जो मुझे कैलकुलेट करना है, तो आप ये मॉड हटा सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, मैं ये मॉड हटा रहा हूँ बिकॉज अंदर एक वेरिएबल दे रखा है। तो 1 इज इक्वल टू हो गया 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इधर आ जाएगा 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1। इसको इधर ले आओ, m2 माइनस 2m2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2। m2 माइनस 2m2 क्या हो गया, माइनस m2। माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 3। माइनस से माइनस कट गया तो m2 की वैल्यू आ गई 3। बताइए जी सभी को क्लियर है? Yes. Yes, sir. m2 की वैल्यू आ गई। Yes, sir. हाँ जी, m2 की वैल्यू 3 आ गई। अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमने एक काम करा कि जैसे ये मॉडुलस था तो इसके बाहर मैंने इसको सिर्फ पॉजिटिव ले लिया। मॉडुलस का रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव, मतलब मॉडुलस की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए जरा। हम ये कहेंगे यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम ये जानते हैं कि मॉड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो वैल्यू होती है मॉड एक्स की। मैंने कौन सी वाली ली, पॉजिटिव वाली ली। ठीक है, हम पॉजिटिव वाली लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव वाले से हमारा स्लोप ही आ गया। बट देयर कैन बी टू केसेस, मैंने ये बोल दिया केस फर्स्ट जब मैंने मॉड का रिजल्ट पॉजिटिव लिया, लेकिन मॉड के अंदर वाली टर्म ऐसा भी तो हो सकता है ये पूरी की पूरी टर्म सॉल्व होकर नेगेटिव आए यानी कि लेस देन 0 है। जब मॉड के अंदर वाली टर्म यानी कि x, इफ x इज लेस देन 0 तो रिजल्ट मॉड x का आता है माइनस x। अब मॉड के अंदर वाली टर्म क्या है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल वाली टर्म दे रखी है। तो पॉजिटिव आ सकता है, चलिए ठीक है आ गया, नेगेटिव भी तो आ सकता है। अगर नेगेटिव है तो मैं दूसरा केस लेता हूँ, केस सेकंड। केस सेकंड में 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2। ठीक है, तो माइनस को इधर ले जाओ, ये हो गया माइनस 1 इज इक्वल टू
2m2 minus 1 अपॉन 2 प्लस m2, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -2 माइनस m2 इज इक्वल टू 2m2 minus 1। इसको इधर ले आओ, तो माइनस जो दूसरा केस है वो हम 3π/4 के लिए लेते हैं ना। क्या दोबारा बताइए क्या? जो हम दूसरा केस लेते हैं -1 का, वो tan 3π/4 ही होता है ना। वो tan 3π/4 हो जाता है, ठीक है। फिर अगर tan π/4 बना है तो tan 3π/4 वो क्या है वो भी अभी बताता हूँ। देखिए जैसे ये -m2 -2m2 आ गया, तो अब इसको 2 को -2 को इधर ले गए तो +2 हो गया, 2 - 1, ये हो गया -3m2 इज इक्वल टू 1। तो m2 कितना हो गया? -1/3, ठीक। तो ये क्या है? ये है कि आपने बोला ना 3π/4, ये -1 आ गया इधर, फिर 3π/4 बाकी बच्चों को बता रहा हूँ कि भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक। और अर्श तुम्हें मैं अभी बता रहा हूँ ये चीज, वैसे तुम भी जानते ही होगे कि आप ये देखिए आपको क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म में वैसे तो एक वैल्यू भी लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको और जनरलाइज करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड की दो वैल्यूज आ सकती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये तो मैंने मॉड की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ले लिया कि 2m2 - 1 अपॉन 2 + m2, नॉर्मली ले लिया पॉजिटिव वैल्यू, मतलब मॉड से बाहर निकालकर ब्रैकेट लगा दिया। तो पॉजिटिव वाली एक्यूट एंगल के लिए होगी और नेगेटिव पॉजिटिव वाली वाली ऑब्वियस। एक्यूट एंगल के लिए होगी, अभी बता रहा हूँ आपको, एक मिनट रुको। फिर दूसरा जो है, दूसरा मैंने जब लिया, जब इसको मैंने बाहर लिया तो अब मैंने बाहर नेगेटिव साइन लगा दिया, क्योंकि मॉड का रिजल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है, इट डिपेंड्स के अंदर वाली वैल्यू क्या है। तो अंदर वाली वैल्यू में क्योंकि वेरिएबल है, अननोन है, मैं जानता नहीं हूँ अंदर वाली वैल्यू में क्या है, तो इस वजह से मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट आप देखिएगा कि इसमें ना मुझे एक काम करना होगा कि जैसे ये वाला एंगल 5/4 है, तो हमने ये वाला एंगल लिया है, क्या पता ये वाला एंगल भी तो लेते तो भी तो रिजल्ट सेम आना चाहिए था। तो आप देखो 5/4, तो ये वाला एंगल 3π/4 ही आएगा। टू मेक इट 180 डिग्री, मतलब लीनियर पेयर होता है ना, कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 135 ही होगा, 180 - 45, तो ये 3π/4, मतलब इधर -1 जो आया है 3π/4 वाला, ये कह रहे थे ना अर्श, यही बोल रहे थे ना। चलिए जी, ये सभी को क्लियर है, इतना बता दीजिए। Yes. ठीक है, चलिए जी, फिर अगला देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, पेज नंबर 210 पर। Line through the points -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the points 8, 12 and x, 24. Find the value of x. देखिए इसमें हम क्या करेंगे, लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 and 4, 8। Let the slope of first line passing through, फर्स्ट लाइन किस किस पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू -2, 6 and 4, 8, -2, 6 and 4, 8, BM1। Let the slope of the first line be M1। अब इसमें क्या है कि ये -2, 6 और 4, 8 इससे पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा x1, y1 और x2, y2 इसकी वैल्यू दे रखी है, x1, y1 और x2, y2 की वैल्यू गिवन है हमको। तो मैं क्या करूंगा, स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू y2 - y1, यानी कि 8 - 6 अपॉन 4 - -2, 8 - 6 कितना हो गया 2, 4 - -2 कितना हो गया 6, 4 + 2 6,
तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो इसका जो स्लोप m1 है ये आ गया 1/3। उसके बाद दूसरा निकालते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरे में है ये लेट द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन passing through, let the slope of second line passing through 8, 12 and x, 24, 8, 12 and x, 24 b m2। तो m2 क्या हो जाएगा y2 minus y1 यानी कि 24 minus 12 अपॉन x minus 8। तो ये हो गया 12 अपॉन x minus 8। वो पूछ रहे हैं कि आप x की वैल्यू बताइए, और ये दे रखा है कि दोनों जो लाइंस हैं लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 6 and 4, 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 8, 12 एंड x, 24। तो ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर दे रखी है। जब लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, since lines are perpendicular, तो m1 m2 is equal to -1। ठीक, m1 कितना है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई m2 कितना है 12 अपॉन x minus 8। 3 4 are 12 is equal to 1, 4 is equal to x minus 8। x की वैल्यू हो गई 4 plus 8 यानी कि 12। बताइए सबको समझ में आ गया इतना? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद सर वो इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए? सॉरी फिर से गलत हो गया भाई, -1 है इधर। सर x की वैल्यू 4 आएगी। हाँ सही कह रहे हो, वो -1 था, मैंने गलती से 1 लिख दिया। जब -1 है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 8 हो गया, -x को इधर ले आए +x, 8 - 4, तो x की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद जो है इसमें अभी के लिए होमवर्क रहने दीजिए, मैं पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा फिर करिएगा होमवर्क। ठीक है, तो आज रहने दीजिए, आज कोई होमवर्क नहीं है इसका। ठीक है, बस जी आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।